आज का जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। इसमें मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि जो ऑन पेज एसईओ होती है, हमने इसका थोड़ा सा कहते हैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ जब मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑन पेज एसईओ जी जैसे मैंने मैडम, क्लियर है। ठीक है सर। जो मैंने आपको बताया था ऑन पेज एसईओ है जो, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कहते हैं कि जो ऑन पेज एसईओ होती है वो हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है। जो हम अपनी ही वेबसाइट पे टेक्निकल एक्सपेक्ट्स के साथ करते हैं, इट्स मीन कि वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। अगर हमें उसमें कोई चेंज भी करना पड़ जाता है तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ जब हमने ये चीज पढ़ ली है कि वो हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं कि हम किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं और किन किन कैटेगरीज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ टू ऑप्टिमाइजिंग द पार्ट ऑफ योर वेबसाइट के, हम अपनी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट को या एक पार्ट को जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं उसे ऑप्टिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन, मैंने जब आपको सर्च इंजन की वर्किंग समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन हमें एक रिस्ट्रिक्शन देता है, एक क्या कहते हैं, एक हमें ऐसी मतलब चीज देता है जिससे जैसे लोकेशन बताई जाती है किसी चीज की, इसी तरह ही वो हमें एक लोकेशन देता है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करने, एक रिस्ट्रिक्शन देता है कि अगर मैंने उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो की तो वो होगा ब्लैक हेड एसईओ में, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करती हूँ, प्रॉपर एक वर्क करती हूँ, तो इट्स मीन व्हाइट हेड एसईओ, ठीक है। अब जो मैंने ऑन पेज एसईओ में रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, इन्हें मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट यू कंट्रोल लाइक कंटेंट, जिसमें हमारा कंटेंट आता है। देखिए बेसिकली मैं एक शैम्पू का ब्रांड है, ठीक है। शैम्पू है, कपड़े हैं, कुछ भी एक्सेट्रा मैं यूज कर रही हूँ, या मेरा ब्रांड है, या मेरी वेबसाइट उसके नाम पे है, या मेरा कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं उसके लिए अच्छा कंटेंट लिखवाऊंगी अपने कंटेंट राइटर से, ठीक है। एक अच्छा कंटेंट लिखवाऊंगी, दमदार कंटेंट लिखवाऊंगी, जिसमें मेरा प्रोडक्ट ए टू जी अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। कल को कोई भी अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदने लगता है या मेरा शैम्पू खरीदने लगता है तो वो सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए मेरे कंटेंट पे जाएगा, ठीक है। उसे एक प्रॉपर वे चाहिए होगी कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मैंने कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हैं, किस तरह यूज करना है, हर चीज उस कंटेंट में दी होगी, ठीक है। और वो कंटेंट कॉपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने पहले ये डिस्कस किया था कि व्हाइट हेड एसईओ हमें करनी है 95%, तो व्हाइट हेड एसईओ में डुप्लीकेट कंटेंट की कोई भी, कह सकते हैं, कोई भी स्पेस नहीं होती, ठीक है। हमें ओरिजिनल कंटेंट लिखवाना है और क्वालिटी कंटेंट लिखवाना है। उसके बाद बात आएगी HTML की। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट में यूज की जाती है, ठीक है। और हमें थोड़ी बहुत एसईओ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम आगे फर्दर जाके भी इस पे काम करेंगे। मैं आपको एक कहते हैं एक छोटा सा दिखाना चाहती हूँ कि HTML, अगर हमें किसी वेबसाइट का सोर्स कोड फाइंड करना है तो हम उस सोर्स कोड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गूगल स्क्रीन शो हो रही है मेरी, ठीक है। ये देखें, अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है। अभी मुझे ये चेक करना है कि वेबसाइट प्रोग्रामिंग की किस लैंग्वेज पे बनी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगी, मुझे इसको चेक करने के लिए 3 सिंपल बटन्स का यूज करना है, ठीक है, जो मेरे लैपटॉप में है, ठीक है। सबसे पहले मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी, ठीक है। उसके साथ यू और प्लस, इन तीनों को मुझे इकट्ठे दबाना है जिससे इस वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब मुझे इसमें से ढूंढना है कि इस पूरी वेबसाइट में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है। आपके शुजा है इस क्लास में जो, आप मुझे बताएंगे कि अभी मैंने सोर्स कोड ओपन करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था। कंट्रोल यू। जी, कंट्रोल प्लस यू, तीनों बटन्स को आपने इकट्ठे
प्रेस करना है, ठीक है, जिससे वेबसाइट का जो है सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी ठीक है। वेबसाइट को स्टडी करने के लिए उसका सोर्स कोड देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिफोर एसईओ। अब देखें, अब मुझे पता लगाना था कि ये जो वेबसाइट है इसकी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे काम कर रही है। तो मैंने ये फाइंड किया है कि ये HTML लैंग्वेज पे काम कर रही है। देखें ऊपर ही, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है HTML लैंग्वेज, ठीक है, ये HTML पे काम कर रही है इस टाइम। ये जो पूरी वेबसाइट बनी हुई है ये HTML, इसकी जो लैंग्वेज है पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो HTML लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपने अगर किसी भी वेबसाइट का देखना है कि किसी भी वेबसाइट का अगर मेटा कंटेंट, मेटा कीवर्ड कैसे चेक करते हैं या उसका कोई यूआरएल कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+F, जिससे हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे इस वेबसाइट का यूआरएल किधर है, ठीक है, और ये मुझे यूआरएल बता रहा है कि इस वेबसाइट का ये यूआरएल है, ठीक है। मैंने जो अभी दो बातें बताई हैं कि सोर्स कोड फाइंड करने के लिए Ctrl+U दबाना है, ठीक है। उसके बाद अगर वेबसाइट की कोई भी चीज फाइंड करनी है मुझे, जिस तरह मैंने ये यूआरएल फाइंड किया है, ठीक है, इसी तरह ही मुझे वेबसाइट में अगर कोई और चीज फाइंड करनी है तो मुझे उसके लिए Ctrl+F दबाना पड़ेगा। F मीन फाइंड, ठीक है। अगर मैंने कोई भी चीज यहाँ पे फाइंड करनी है तो ये देखें, Ctrl+ मैंने U दबाया, ठीक है। इसके बाद मैं Ctrl+F करूंगी। अगर मुझे कुछ भी फाइंड करना है इसमें से, अभी मुझे देखना है कि ये वेबसाइट पे कितने लिंक है, तो मैं यहाँ पे लिंक लिखूंगी तो वो मुझे बता देगा कि ये रेलिवेंस लिंक लगाए हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+F से हम वेबसाइट में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए कि हम कभी भी किसी की वेबसाइट के बीच में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते विदाउट उसकी परमिशन के, ठीक है, जब तक हम क्लाइंट के सर्वर पे काम ना कर रहे हो। हम चेक जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अपनी वेबसाइट पे, ये जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये हमने पढ़ा ऑन पेज एसईओ में। अब हम, ठीक है, ऑन पेज एसईओ में हमने पढ़ा, ठीक है। अब कंटेंट के बारे में बात कर ली, HTML के बारे में बात कर ली। टाइटल ऑफ पेज, टाइटल ऑफ पेज क्या होता है, जिसमें से हमारी प्रेजेंट बता रहे होते हैं, जिसमें हम एक समराइज करके एक चीज बता रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया कि मेरी शैम्पू का प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक शैम्पू है मेरे पास, ठीक है, कंटेंट लिख लिया मैंने। अब मुझे उस छोटे से कंटेंट को, उस बड़े कंटेंट को मुझे समराइज करके एक टाइटल में बताना है कि मैं क्या बेच रही हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं छोटा सा समराइज करके लिख दूंगी कि मैं उसमें कहते हैं ऑर्गेनिक शैम्पू जो है उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और आगे स्लग डाल के, स्लग के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, स्लग क्या चीज है और हम किस तरह स्लग लगाते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड का या अपनी सर्विस का नाम लिख दूंगी, ठीक है। यूआरएल मैंने कल आपको बताया था कि यूआरएल वो होता है जो हमारी वेबसाइट में, रुकिए अभी मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, इस वेबसाइट का यूआरएल है, ये देखें। अब किसी भी वेबसाइट का यूआरएल हम किस तरह देखते हैं, यूआरएल होता है जैसे कि ये देखें, जिसके साथ HTTPS लगा हो, ठीक है, और एक पूरा प्रॉपर वे में बता रहा हो कि हम किस वेबसाइट पर हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को अगर हमने फाइंड करना है या किसी भी वेबसाइट की कोई पहचान होती है तो वो उसके यूआरएल से होती है, ठीक है। अब यूआरएल में जो HTTPS है, ठीक है, ये होता है SSL सर्टिफिकेट। ये एक वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट है, उसकी एक कहते हैं एग्जैक्ट उसकी पहचान है। जिस तरह हमें किसी को कहते हैं कोई सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जब हम डिग्री करने के लिए जाते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसी तरह ही गूगल भी उन वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट देता है जो कि ऑफिशियली मानी जाती हैं कि ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट्स हैं और ये वेबसाइट्स काम कर रही हैं इस टाइम गूगल पे। उसके साथ वो ये बताता है कि HTTP के ये एक कहते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है कि कहते हैं इसकी शनाख्त है, ठीक है, गूगल के ऊपर इसका व्यू है, ठीक है। इस तरह इसे हम HTTP दे देते हैं। और WW का मतलब होता है W
W3C। इसका मतलब होता है कि इसको SL सर्टिफिकेट के बाद इसको ऑप्टिमाइज करके ये चीज बताई गई है कि जो www है इसमें इसका पूरा एक कन्वे हो रहा है कि जो ये वेबसाइट है ये गूगल से मंजूर शुदा है। ठीक है, कोई मुश्किल ऑन पेज एसईओ में, और ये सारे हम खुद चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सर्च इंजन, जो भी क्लियर है जिस भी हम मैम। काम करें हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी वेबसाइट को। ओके, अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। मैंने ऑफ पेज एसईओ के बारे में आपको बताया था कि ऑफ पेज एसईओ वो एसईओ होती है फोकसेस ऑन द रैंकिंग फैक्टर दैट अकर आउटसाइड ऑफ वेबसाइट, जो कि हम अपनी वेबसाइट के बाहर जाके करते हैं दूसरों की वेबसाइट पे। ठीक है, दूसरों की वेबसाइट पे करने का मतलब है उस पे हम अच्छी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनसे हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब मेरे शैम्पू की प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की है, ठीक है, अब मुझे इसको प्रमोट करवाना है तो मैं अपनी वेबसाइट से बाहर जाके दूसरों की वेबसाइट्स पे देखूंगी तो मैं वहां पे अच्छी बैकलिंक्स क्रिएट करूंगी ताकि जो उनके पास ट्रैफिक आ रही है कम से कम उसमें से कुछ ट्रैफिक जो है वो मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट पे जनरेट हो जाए। ठीक है, जो उनकी ट्रैफिक करी कोई ना कोई आके मेरी वेबसाइट के लिंक पे भी क्लिक करेगा तो वो मुझे डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब मेरी तरफ भी वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होकर आएगी। ब्रांड मेंशनिंग का मतलब है कि अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, अपने ब्रांड को मेंशन करना दोज वेबसाइट्स पे जिन पे हम अपना बैकलिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो दूसरों की वेबसाइट्स पे की जाती है। ठीक है, अब कुछ ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने टेक्निक्स में पढ़ा था कि एसईओ की टेक्निक्स जो है व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ। ठीक है, इसी तरह ही ऑन पेज एसईओ में भी कुछ ब्लैक हेड टेक्निक्स भी यूज की जाती है, कुछ व्हाइट हेड भी यूज की जाती हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें इस ऑन पेज एसईओ को कैसे बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिमाइज एचटीएमएल फाइल। अपनी HTML फाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे से कंटेंट लिखना है, अच्छे से यूआरएल बनाने हैं, टाइटल लिखने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। आगे देन जब हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड से पहले एक हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आएगा कंटेंट हम किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छे कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएं, क्वालिटी वाइज हो। ठीक है, और उसमें कोई कीवर्ड स्टफिंग ना की हो। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड रिच कंटेंट। कीवर्ड रिच कंटेंट का मतलब होता है कि जो कंटेंट, जो कीवर्ड्स आपके पास हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, उनको ही आप कहते हैं यूज करें अपने कंटेंट के अंदर। ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल, अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करें, HTTPS के साथ आपका यूआरएल हो, W3C जरूर हो उसके साथ। ठीक है, उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं हम बहुत सी पिक्चर्स लेते हैं, हम गूगल से पिक्चर्स भी ले लेते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें गूगल जो है इस बात को कंसिडर करता है कि आपने मेरी इमेज ली और कॉपी करके उसको लगा दिया वहां पे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अच्छी, अगर हम कैनवा यूज कर सकते हैं तो हम कैनवा पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करके वो पिक्चर क्रिएट करें और उसे एक ऑप्टिमाइज्ड वे में वहां अपलोड करें जहां पे कोई भी प्लेजरिज्म का कोई भी कहते हैं डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल एक्सपेक्ट्स ऑफ वेबसाइट। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में ये सारे एक्सपेक्ट्स आते हैं जिसमें हम साइट मैप वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, लोकेशन वगैरह किस तरह मैनेज करते हैं वेबसाइट्स की वो। अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, अब क्या कहते हैं ऑफ पेज एसईओ की कुछ टेक्निक्स हैं। ऑफ पेज एसईओ कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं हम दूसरों की वेबसाइट्स पे कि हमारी जिनका डीएपी अच्छा होता है। ठीक है, जिसपे हमारी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद ये कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी हमेशा डीए जो है अच्छी, अगर आपकी वेबसाइट का डीए अच्छा है तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक कर सकती है। इसलिए हमें ऑफ पेज एसईओ में अपनी वेबसाइट के लिए अच्छा डीए होना जरूरी है। सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स ज्यादा से ज्यादा अपने लिंक्स बनाएं, इंस्टाग्राम पे अपने लिंक्स दें। ठीक है, अपनी फेसबुक पे लिंक्स दें, अपने इंस्टाग्राम पे लिंक्स दें, अपने ट्विटर पे लिंक दें, जितने भी और भी इससे ज्यादा ईमो वगैरह जहां भी आपके लिंक्स हो वहां पे अपने लिंक को शेयर करें। ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है।
फॉरम सबमिशंस ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे जैसे हम ब्लॉग वगैरह पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह अपनी वेबसाइट पे कुछ हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहां से, ठीक है, और अपने यूआरएल को पोस्ट करते हैं फॉरम वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, जिससे उससे भी हमारी ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पे डाइवर्ट हो सकती है, ठीक है। ओके, हमने ऑन पेज एसईओ भी डिस्कस कर ली, टेक्निक्स भी डिस्कस कर ली, ऑफ पेज एसईओ भी डिस्कस कर ली, ये भी डिस्कस कर लिया ऑफ पेज एसईओ में क्या है। अब देन हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि टेक्निकल एसईओ है जो कहते हैं एसईओ की टाइप भी हो सकती है और ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग होती है, ठीक है। क्रॉलिंग में जब हमारी वेबसाइट किसी सर्च इंजन पे लाइव की जाती है तो उसमें क्रॉलर आता है। क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है, सारी वेबसाइट को क्रॉल करता है और इसके बाद लोकल सर्वर में डाल देता है, ठीक है। जब वो लोकल सर्वर में डालता है, लोकल सर्वर में डालने के बाद जब वो एक डाटा इकट्ठा कर लेता है, लोकल सर्वर वो डाटा को स्टोर कर लेता है एज अ हार्ड डिस्क, ठीक है, गूगल की हार्ड डिस्क उसका लोकल सर्वर है, ठीक है। देन वो इंडेक्स करवाता है। इंडेक्स मैंने बताया था, इंडेक्स मैंने एग्जांपल बताया कि अगर क्रॉरन मैंने ब्लैक ड्रेसेस की शोरूम खोला है, ठीक है, तो अगर कोई भी कहते हैं क्रॉरल जब आता है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, वो क्रॉल कर लेता है सारे के सारे ब्लैक ड्रेसेस को, ठीक है। उसके बाद वो डाटा को डाल देता है लोकल सर्वर में। वो सारे के सारे जितने उसने ब्लैक ड्रेस उठाए उसने लोकल सर्वर में डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। अब लोकल सर्वर में जब डाटा स्टोर हो गया है उसके बाद डाटा जाएगा इंडेक्सिंग के अंदर। इंडेक्सिंग के अंदर जाने के बाद डाटा को इंडेक्सर जो होता है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। अब कैटेगरीज में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ब्लैक ड्रेसेस, अब ब्लैक ड्रेसेस में बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं, ब्लैक टॉप्स हो सकती हैं, ब्लैक मैक्सीज हो सकती हैं, ठीक है, ब्लैक शर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। जितने भी सूट्स में कैटेगरीज आती हैं उन सब कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देगा इंडेक्सर जो होगा। जैसे मैंने एक लाइब्रेरी की एग्जांपल दी थी, मैंने ये कहा था कि मेरे पास 3 पीएन है, मेरे पास 3 पीएन है। सबसे पहले वाले पीएन जो होंगे वो डाटा को लेके आएंगे, वो सारी बुक्स को कलेक्ट करके उस ट्रंक में लेके आएंगे और ट्रंक में लाने के बाद वो हॉल में फेंक देंगे। हॉल मेरा था मेरा लोकल सर्वर, ठीक है। उसके बाद मेरे सेकंड पीएन आएंगे और मेरे सेकंड पीएन उन बुक्स को उठाएंगे, ठीक है, और उसे सब्जेक्ट वाइज या उसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री वाइज या कुछ भी नॉवल वाइज या कैटेगरीज वाइज इनको डिवाइड करके उनकी जगह पर रख देंगे, ठीक है। देन मेरे थर्ड पीएन आएंगे और मेरे थर्ड पीएन जब भी कोई यूजर आके, जब भी कोई क्या कहते हैं कोई भी स्टूडेंट आके कोई भी लाइब्रेरी में आता है तो वो आके मांगेगा कि मुझे फलां बुक चाहिए, मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, मुझे मैथ्स की बुक चाहिए, मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए। तो जो मेरे थर्ड पीएन होंगे वो फटाफट से जाके उसे वो बुक प्रोवाइड कर देंगे उसकी सर्च के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह जो हमारा इंडेक्सर होता है हमारे ब्लैक ड्रेसेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। देन जब मेरा यूजर आएगा, मेरा यूजर सर्च करेगा वहां पे क्या कहते हैं कि मुझे मैक्सी चाहिए ब्लैक कलर की, तो मेरा इंडेक्सर जो है वो जल्दी से लाके मेरे यूजर के सामने इंडेक्सर की जितने वो इंडेक्स की हुई जितनी भी ब्लैक मैक्सीज होंगी वो मेरे यूजर को लाके दे देगा, ठीक है। इसमें से कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ गई है समझ। अब टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू वेबसाइट एंड सर्वर। अब टेक्निकल एसईओ जो रेफर करती है वेबसाइट के सर्वर को रेफर करती है। ऑप्टिमाइजेशन दैट हेल्प सर्च इंजन, स्पाइडर, क्रॉलर, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो टेक्निकल एसईओ होती है ना वो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग को बेटर करने के लिए होती है, ठीक है। और 2012 के बाद ये बात वाजिया हो गई थी कि टेक्निकल एसईओ जो थी वो उसकी डिमांड ऑन पेज और ऑफ पेज से बढ़ गई थी, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगर आपकी वेबसाइट के अच्छे होंगे तो देन ही आपकी वेबसाइट ग्रो कर सकेगी, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट पे कहते हैं अच्छी लोकेशंस बताए होंगे, आपकी वेबसाइट पे हर एक चीज को एक वे में लेके चले होंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करवाई जाएगी, अदरवाइज आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करवाई जाएगी। एंड इंडेक्सर योर साइट मोर इफेक्टिवली टू इंप्रूव ऑर्गेनिक रैंकिंग। मैंने आपको पहले भी बात बता चुकी हूँ कि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेफर करती हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा, कि ये टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज एसईओ का ही एक पार्ट है।
उसमें टेक्निकल ऐसे कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो जरूरी हैं। वेब पेज स्पीड, इसमें वेब पेज की स्पीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो वेबसाइट का वेब पेज है वो कितनी देर में खुलता है, लोड टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट किस स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, उसके बाद साइट मैप। साइट मैप में हम ये बताते हैं कि कुछ मैप्स की कुछ लोकेशंस होती हैं। आगे जब फर्दर हम टेक्निकल ऐसे को थोड़ा सा ब्रेवली डिस्कस करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल से पहले कुछ इसकी, जब हम प्रैक्टिकल करने से पहले टेक्निकल ऐसे को देखेंगे तो हम उसमें साइट मैप जो है वो करेंगे, बनाएंगे ना, तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह एक वेबसाइट की लोकेशन बताई जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद रीडायरेक्ट पेजेस में होता है 301, 302 डायरेक्शंस होती हैं, 304 डायरेक्शंस होती हैं जो हमारे पेजेस के लिए लाजमन होती हैं। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब होता है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्रिएट करते हैं कि जैसे हमें डेस्कटॉप पर एक चीज अच्छी नजर आ रही है, ठीक है, और उसी तरीके से मोबाइल पे भी वो एक एक्यूरेट वे में नजर आए। आपको पता है 95% जो गूगल का ट्रैफिक है वो मोबाइल फोन से ही आता है, क्योंकि हर एक के पास लैपटॉप तो नहीं है लेकिन हर एक के पास मोबाइल फोन जरूर है। ठीक है, तो इसलिए गूगल ये कहता है कि अपनी वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाओ ताकि आपकी वेबसाइट को प्रमोट किया जाए। डुप्लीकेट इंडेक्सिंग फिक्सिंग। अब डुप्लीकेट इंडेक्सिंग फिक्सिंग में ये होता है कि अगर आपने कुछ ना कुछ अगर आपने इमेज वगैरह कॉपी करके गूगल से लगाई है, ठीक है, तो उसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है, उसे फिक्सिंग कैसे करना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, ठीक है, उसे हम फिक्स कर सकते हैं। रोबोट टेक्स्ट का मैंने कल बताया था कि रोबोट टेक्स्ट वो होती हैं जिसपे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप रोबोट हैं या आप एक एज अ मैन है या आप कहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग है, आपको ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये भी सब आता है एज अ टेक्निकल एसईओ के अंदर। ठीक है, ये कुछ ऐसी टेक्निक। मैम कैन यू एलैबोरेट रीडायरेक्ट पेज? रीडायरेक्ट पेज में कुछ ऐसे डायरेक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास 301 और 302 और 404 डायरेक्शंस होती हैं। 404 डायरेक्शंस जो होती हैं लाइक ये कहते हैं अगर हमारे वेब पेज का पेज लोड नहीं होता, ठीक है, और उस पर कुछ रॉन्ग डायरेक्शंस होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि वहां पे ऑफलाइन पेज आ जाता है। ठीक है, हम कुछ पेजेस होते हैं जिसपे ऑफलाइन पेज आता है और वो पेज पे डायरेक्शंस नहीं आती, ठीक है, लेकिन हमारे पास उस वेब पेज के ऊपर एक ऐसा लिंक दिया जाता है, एक ऐसा इंटरनल लिंक दिया जाता है जिसको कनेक्ट करके हम उसकी ट्रैफिक को अपने दूसरे पेज पे डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गूगल के कुछ टॉप 5 एल्गोरिदम्स हैं जिनसे हम अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हैं और उससे हम ये देख सकते हैं कि गूगल जो है वो क्या चाहता है अपने एल्गोरिदम से और वो क्या चाहता है हमसे अकॉर्डिंग टू उसके एल्गोरिदम। ठीक है, गूगल की टॉप 5 एल्गोरिदम में से सबसे पहला जो एल्गोरिदम है वो है पांडा। पांडा जो ऐसा एक एल्गोरिदम है जिसमें फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, और एक पेंगुइन है, हमिंग बर्ड है, पेज लेआउट एंड रैंक ब्रेन, ये कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स है जो मुझे लगे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे सबसे ज्यादा जो इस टाइम में गूगल काम कर रहा है। ठीक है, डू यू थिंक वाई गूगल इज अ पॉपुलर सर्च इंजन? क्या आप लोग जानते हैं कि गूगल ही क्यों एक ऐसा सर्च इंजन है जिसे 95% लोग पूरी दुनिया में यूज करते हैं? रीजन, व्हेन द यूजर टाइप एनीथिंग इन द गूगल सर्च बार देन गूगल गिव द सेम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यूजर क्वेरी। मैंने एक बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में भी जब हम सर्च इंजन की वर्किंग समझ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो अपने यूजर को कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सर्चेस दिखाता है। अगर उसने वहां पे ब्लैक ड्रेस सर्च किया है या फरारी की प्राइस सर्च की है तो उसे वो फरारी की प्राइस ही दिखाता है, ना कि उसको फरारी से हट के लैमोजीन की दिखाएगा या उसे कहते हैं टेस्ला कार की प्राइसेस दिखा देगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्स दिखा देगा, कभी भी नहीं ऐसा करता। गूगल की मांग इसलिए है कि गूगल जो है वो अपने यूजर्स को हमेशा रेलिवेंट सर्चेस ही देता है, बिकॉज द मेन रीजन इज अ गूगल अमेजिंग एल्गोरिदम। और इसका एक मेन रीजन ये भी है जिसकी अमेजिंग गूगल्स की जो एल्गोरिदम है वो काम करती हैं। ठीक है, अगर वो उसका यूजर जो कह रहे हैं फॉरेन से ब्लैक ड्रेस सर्च कर रहा है तो उसको ब्लैक ही ड्रेस मिल रहा है, उसे मैक्सी मिल रही है, उसे शर्ट मिल रही है, वो शूज के बारे में सर्च कर तो उसे शूजेस मिल रहे हैं, तो इसके पीछे गूगल के जो ये टॉप 5 एल्गोरिदम्स है ये काम करते हैं। ठीक है, the journal discussion we already discussed. When I was discussing the search engine working, I am telling यू इंटरनेट हैव मिलियंस ऑफ टीबी डाटा। मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि इंटरनेट के पास जो मिलियंस ऑफ टीबी डाटा है, ठीक है, इसको मैं जनरली रीड ही कर रही, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ क्रॉरल और उसका
इंडेक्सिंग का जो सारा मेन है, ठीक है, उसकी सारी वर्किंग मैं आपको समझा चुकी हूँ इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या है? व्हेन आवर डाटा गो इंडेक्स दे प्रेजेंट देयर डाटा टू द यूजर्स इन द बेस्ट वे एंड गिव रेलिवेंट रिजल्ट। एल्गोरिदम्स जो होते हैं, गूगल के जो एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स ये काम करते हैं कि जब हमारा डाटा इंडेक्सिंग हो जाता है ना, जैसे मैंने आपको क्रॉलिंग, लोकल सर्वर और उसके बाद मैंने इंडेक्सर की बात की, जब हमारा डाटा जो इंडेक्स हो रहा होता है ना, कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा होता है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हमारी कैटेगरीज होती है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो जब वो डिवाइड हो रहा होता है ना, तो जो गूगल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, उसमें ये काम कर रहे होते हैं कि वो साथ साथ कहते हैं उसकी उस कहते हैं कैटेगरी का कहते हैं एक कहते हैं एक वो बनाए जाते हैं, एक लाइक सिस्टम बना देते हैं कि जब भी कोई इनका यूजर आएगा वो उसे रेलिवेंट ही चीज दिखाएगा। अगर यूजर आ रहा है मैक्सी का तो वो मैक्सी ही दिखाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये गूगल के एल्गोरिदम्स जो हैं वो उनके पीछे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। Google algorithm are complex system that is used Google to deliver web pages ranked by a relevancy on its search engine result page। सर्च इंजन रिजल्ट पेज मैंने आपको कल बताया था कि जब कहते हैं गूगल की जो एल्गोरिदम्स होती हैं हमेशा वही पेज को डिलीवर करती हैं जो उसकी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे चल रहा होता है, ठीक है। एज एन एक्सपर्ट हमें क्या करना जरूरी है? वी अंडरस्टैंड गूगल एल्गोरिदम। हम पहले गूगल के एल्गोरिदम को समझते हैं, गूगल के एल्गोरिदम जो है वो हमसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बात बता चुकी हूं कि हमने गूगल के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हम अपनी टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टीचर हमें बेस्ट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। स्टूडेंट तो हम अच्छे होते ही हैं, लेकिन एक टीचर की सपोर्ट होना भी क्लास में बहुत जरूरी है। इस तरह ही गूगल की सपोर्ट होना भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। अगर गूगल की सपोर्ट नहीं है, अगर हम गूगल के रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करते, गूगल के एल्गोरिदम्स को नहीं मेंटेन रखते अपनी वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करते, तो गूगल हमारी वेबसाइट को कभी भी रैंक नहीं करवाता और ना अपने SCRPs पे शो करता है। नाउ वी डिस्कस एल्गोरिदम पेंडा। पेंडा एक ऐसा एल्गोरिदम है जो फरवरी में आया था, ठीक है। फरवरी 2011 द चेंज एम टू द लोअर रैंक ऑफ लो क्वालिटी साइट्स और थिन साइट्स इन पार्टिकुलर कंटेंट। पेंडा एक ऐसा गूगल का एल्गोरिदम था जिसने डिसाइड किया था कि जितनी भी थिन कंटेंट वाली, अब थिन कंटेंट क्या है? इट्स मीन जितनी वेबसाइट्स जो नए लोग बनाते हैं, ठीक है, उन वेबसाइट्स पे उठा के किसी और वेबसाइट का कंटेंट डाल देते हैं और ये समझते हैं कि हमारी वेबसाइट किसी दूसरे कंटेंट से रैंक कर जाएगी, तो ऐसा पेंडा ने आके बिल्कुल खत्म कर दिया था। किसी भी अगर वेबसाइट पर थिन कंटेंट होगा, चाहे वो बेशक हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन मैं उस वेबसाइट को रैंक नहीं करूंगा। मैं हमेशा उस वेबसाइट को लेके चलूंगा जिसने मेरे अकॉर्डिंग काम किया होगा, क्वालिटी हाई क्वालिटी कंटेंट लिया होगा, ठीक है, और उसको कहते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट किया होगा, अपने क्या कहते हैं वेबसाइट को मेरे अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया होगा, देन मैं उस वेबसाइट को रैंक करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड एल्गोरिदम जो आई थी उसका नाम है पेंगुइन। 2012 में ये लॉन्च की गई थी, लेकिन 2015 में इसको ब्रेवली उन्होंने काम करना इस पे शुरू किया। इस पे एक्चुअली ये था कि जो लोगों ने पेंडा एल्गोरिदम्स के बाद, ठीक है, जब उन्होंने अपने कंटेंट चेंज किए तो उन्होंने ये चाहा कि जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं वो अपनी पुअर वेबसाइट्स पे भी करी जाए बैकलिंक्स क्रिएट, ठीक है, जितने भी पुअर वेबसाइट्स आती हैं उन पे भी बैकलिंक्स क्रिएट की जाए, और डोमेन हाई अथॉरिटी वाली उस पे भी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट कर दे और ओवर बैकलिंकिंग कर दे, ठीक है। अगर एल्गोरिदम ने कहा है कि आपने एक दिन का 50 या 100 बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट्स पे, तो आपको इट्स मीन 100 ही करने हैं, ठीक है। ये नहीं आपको 100 से एक बैकलिंक ऊपर क्रिएट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिदम्स के, अगर एल्गोरिदम्स ने आपको एवरेज बता दी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, आपको 100 मिले हैं, तो जिससे आपकी ट्रैफिक डाइवर्ट ना हो, ठीक है। आपकी ट्रैफिक, जबकि वेबसाइट की ट्रैफिक है वो आपकी ही वेबसाइट पे आए। जब ये वाली
ये एल्गोरिदम जो ये जब लॉन्च की गई थी ना, तो जो गूगल की ना, कहते हैं गूगल की दुनिया में ना एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था कि जिन लोगों ने अपनी कीवर्ड स्टफिंग की या लिंक स्पैमिंग की बात की थी, मैंने लिंक स्पैमिंग की है ना, उनको उनकी वेबसाइट जो थी वो बंद कर दी गई थी। ठीक है, उनकी वेबसाइट जो कंप्लीटली बैन कर दी गई थी और उनको एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया था कि आपने ओवर बैकलिंकिंग की है और स्पैमिंग की है, आपने पुअर वेबसाइट्स के ऊपर इतने बैकलिंक्स क्रिएट कर दी हैं जो कि मेरे मेरे अगेंस्ट है। और मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर हम गूगल की दी हुई रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं ना, तो कभी भी गूगल हमें सक्सेसफुल नहीं करता। ओके, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं और अच्छे ही डोमेन अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट्स हैं जिनके पीए भी अच्छे हैं और डीए भी अच्छे हैं, हमें उस पे ही अपने बैकलिंक्स क्रिएट करें ताकि उनकी ट्रैफिक जब उन वेबसाइट को चेक करने के लिए लोग आए तो देन हमारी ट्रैफिक भी इंक्रीज हो सके। इसके बाद एक और एल्गोरिदम आया जो कि 2012 में ही लॉन्च किया गया था। इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से यूज करते हैं। ठीक है, हमिंग बर्ड एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि कहते हैं गूगल ने इसलिए यूज किया था, गूगल ने इसलिए बनाया था कि वो अंडरस्टैंड कर सके एक्चुअल मीनिंग ऑफ सर्च क्वेरी के, उसका यूजर क्या चाहता है। हम बात कर रहे थे ये हमिंग बर्ड की, ये देखें, हमिंग बर्ड जो था ना वो एक ऐसा मतलब एल्गोरिदम था जिसके ऊपर कहते हैं गूगल ने जब काम शुरू किया तो गूगल ने कहा ये देखे, अब मैंने ये सर्च क्वेरी हमिंग बर्ड की किया है, ठीक है, तो मुझे गूगल ने हमिंग बर्ड ही की जो एल्गोरिदम है उसी की ही सर्चेस प्रोवाइड की गई हैं। इसी तरह गूगल ने ये इस एल्गोरिदम में ये डिसाइड किया। हमारा फोर्थ जो एल्गोरिदम है वो है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन में बिल्कुल भी जिस तरह मैंने अभी हमिंग बर्ड में भी रैंक ब्रेन का वर्ड यूज किया है, तो हमिंग बर्ड और रैंक ब्रेन, हमिंग बर्ड जो है वो रैंक ब्रेन से कुछ मंथ पहले ही, लाइक कहते हैं 2000 मेरा ख्याल है 12 में लॉन्च की थी, लेकिन 2015 में जैसे हमिंग बर्ड का ऊपर भी काम करना शुरू किया उन्होंने, इसी के अंदर अंदर ही इन्हीं कुछ मंथ्स के अंदर अंदर रैंक ब्रेन जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया सर्च इंजन पर। अब रैंक ब्रेन का क्या काम था? बिल्कुल रैंक ब्रेन का भी यही काम था कि जो मेरा यूजर जो है ना कुछ भी क्वेरी करे, ठीक है, तो मैं उसे उसके रेलिवेंट ही रिजल्ट दूं। ठीक है, जब मेरा यूजर आके कुछ भी सर्च करता है तो मेरे यूजर के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट दूं, ठीक है, ताकि यूजर इंप्रेस होकर उस चीज से, मेरी सर्चिस से या मेरी क्या कहते हैं मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से इंप्रेस होकर, ठीक है, मुझे उसके पीछे क्या कहते हैं सॉर्ट दे। एक ऐसा वो जैसे हम क्या कहते हैं हमारे टीचर्स जो हमें लेक्चर देते हैं तो हम उनके बारे में एक फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक देते हैं, हम उनको बताते हैं कि जी क्या कहते हैं आप हमें कैसा पढ़ा रहे हैं, आप हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह गूगल भी चाहता था कि जो मेरा एक ऐसा एल्गोरिदम मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं जिसपे मेरे जो यूजर्स हैं उनके एक्सपीरियंस बेटर हो सके। ठीक है, जो वेबसाइट्स मेरे सर्च इंजन पे इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं वो मेरे यूजर्स को रेलिवेंट ही रिजल्ट दें, जो उनकी सर्च के मुताबिक है वही रिजल्ट उन्हें दें। ठीक है, और ऐसी एक मशीन उसने इंट्रोड्यूस करवाई जिसके साथ जो इंसान जो चीज सर्च करता है सर्च बार में उसे वही चीज मिलती है। ठीक है, जो कि फिलहाल ही कहते हैं एक लास्ट ईयर में जब सर्च इंजन में मार्केटिंग का जब काफी लॉस होना शुरू हुआ था एज कोरोना में, तो उसके बाद गूगल के जो सर्च इंजन है उसने डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले हमारे लिए बेटर है कि हम यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर करें, पेज एक्सपीरियंस को बेटर करें। ठीक है, तो उसने एक ऐसी एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करवाई जिसे हम पेज एक्सपीरियंस कहते हैं। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस अपडेट इज अ चेंज मेड टू द गूगल सर्च इंजन टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी। गूगल ने सब जितनी भी वेबसाइट्स है उनको नोटिफिकेशन भेजा कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें, अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन लेके आए और रेलिवेंट से रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन लेके आए। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस ऑफ सर्च रिजल्ट, कि जो मेरे यूजर आते हैं, ठीक है, मेरे सर्च इंजन में अगर क्वेरी करते हैं, ठीक है, उस क्वेरी को कैसे बेटर किया जाए, उसने एक ऐसी अपडेट दे दी।
फिर उसने एक ऐसी चीज बताई कि अपने टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में ना, जो अकॉर्डिंग मैंने बताया ना, अपने जो मैंने पिछले 4 एल्गोरिदम में आपको बताया कि गूगल ने भी ऐसे कहा कि मैंने जो पिछले 4 एल्गोरिदम में अपडेट्स दी है ना, उनके अकॉर्डिंग पहले अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। देन ही मैं आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करूंगा, आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं आप अच्छे से कहते हैं अपनी वेबसाइट्स को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को बूस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल एसईओ है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसका भी ये कहते हैं पेज एक्सपीरियंस का भी, और कहते हैं वैसे भी ओवरऑल जो कहते हैं हमारी वेबसाइट है ना, उस पर टेक्निकल एसईओ का काम जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल एसईओ में जब हम चेंजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिदम्स, गूगल कहते हैं गूगल डिमांड, हम चेंजिंग करते हैं, तो टेक्निकल एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी ट्रैफिक जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है।